गुड मॉर्निंग छात्रों। आज ये जो वीडियो है द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष भूगोल के छात्रों के लिए पेपर सेकंड यानी आर्थिक भूगोल के लिए बनाए गए हैं। अतः आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने नोटबुक में नोट्स को लिख करके उसका समय समय पर अध्ययन करते रहें ताकि आपका समय का सदुपयोग अच्छे से हो सके और आपको अध्ययन अध्यापन संबंधी हानि न उठानी पड़े। आज का जो वीडियो है इसमें आपके सिलेबस के पॉइंट 2 में आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध के संदर्भ में है। अतः इसको आपको अच्छे से देखना है क्योंकि आर्थिक भूगोल जो है इसकी परिभाषा, विशेष क्षेत्र और प्रकृति के बारे में पिछला वीडियो आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये जो वीडियो है इसमें आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध किस प्रकार से, यानी मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वह अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है। तो इस जीविकोपार्जन के लिए करता है तो यानी वो आर्थिक लाभ कमाने के लिए कुछ न कुछ वो आर्थिक गतिविधियाँ करता है। तो वो जो आर्थिक गतिविधियाँ करता है उस आर्थिक गतिविधियों का आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो साथ ही साथ इन आर्थिक गतिविधियों का भी अन्य विषयों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और उन गतिविधियों का अन्य विषयों में भी अध्ययन अध्यापन किया जाता है। इस प्रकार से अपन आज इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से गहन संबंध है। इसके साथ ही साथ अन्य विषयों से भी इसका गहन संबंध है। जैसे सबसे पहले जो है आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र। आर्थिक भूगोल का सबसे घनिष्ठ संबंध अर्थशास्त्र से है। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से इतना घनिष्ठ संबंधित है कि कभी कभी ये भ्रम की स्थिति हो जाती है कि आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र का ही एक अंग है, जबकि वास्तव में आर्थिक भूगोल भूगोल का एक अंग के रूप में है। अर्थशास्त्र को सैद्धांतिक कहा जाता है तो आर्थिक भूगोल को आनुभविक। अर्थशास्त्र में उत्पादन प्रक्रिया, बाजार प्रक्रिया, मुद्रा विनिमय आदि के सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग के आधारभूत पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं पर प्रभाव डालने वाले कारकों, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनके समाधान का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पहलुओं का व्यवहारिक अध्ययन करता है, जबकि आर्थिक भूगोल इन्हीं पक्षों को स्थान के संदर्भ में यानी स्पेस यानी पृथ्वी के धरातल के ऊपर जहाँ पर ये आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उन के संदर्भ में इसका अध्ययन करता है। यानी वो कहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उन सब का अध्ययन यहाँ पे इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। यानी वो धरातल से संबंधित होता है, अर्थात आर्थिक क्रिया कहाँ हो रही हैं और उससे कितना उत्पादन हो रहा है। अर्थशास्त्र में अब स्थान पर जोर दिया जाता है, जबकि आर्थिक भूगोल में प्रक्रियात्मक पक्ष को भी देखा जाने लगा है। अर्थात आर्थिक भूगोल जो है मानव के आर्थिक क्रियाकलाप कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन करता है। जबकि अर्थशास्त्र में भी इन आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो यानी ये आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं। आर्थिक भूगोल तथा इतिहास। आर्थिक भूगोल मानव की क्रियाओं और उसके विचारों का समुचित समयानुसार ब्यौरा होता है। ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि भूगोल द्वारा ही तैयार होती है।
क्योंकि ऐतिहासिक घटना का एक विशिष्ट स्थान और वातावरण होता है। इसी प्रकार आर्थिक भूगोल में स्थान और वातावरण का अध्ययन होता है। यानी आर्थिक भूगोल जो है इन आर्थिक क्रियाकलापों के अध्ययन करता है। तो यानी वो आर्थिक क्रियाकलाप कब से कहाँ पर किए जा रहे हैं, तो इतिहास में भी इनका समयानुसार अध्ययन किया जाता है। यानी मानव का जो विकास हुआ है तो वो किस प्रकार से कब से कौन कौन से व्यवसाय करते हुए वर्तमान स्थिति में आया है, तो उन ऐतिहासिक घटनाओं का समय के संदर्भ में ब्यौरा देता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं वो आर्थिक भूगोल का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इनका यानी अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। साथ ही साथ आर्थिक भूगोल जो है जिसमें विशिष्ट रूप से वातावरण, यानी कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है बिना प्राकृतिक वातावरण के और प्राकृतिक संसाधनों के घटित नहीं होते। अर्थात ये जो आर्थिक क्रियाकलाप जो है कौन कौन से संसाधन युक्त क्षेत्रों में या संसाधन अभाव युक्त क्षेत्रों में होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ हो रही हैं, इन सब के बारे में भी अध्ययन करता है। तो इतिहास भी इनका अध्ययन करता है। अर्थात आर्थिक भूगोल और इतिहास एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं। अब जो अपन देखेंगे आर्थिक भूगोल के बारे में, अपन अध्ययन करेंगे कि आर्थिक भूगोल अगला पॉइंट अपना है आर्थिक भूगोल तथा भूविज्ञान का संबंध। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम पहले भी अपन ने बताया है कि हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत मानव द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक गतिविधियों में प्रमुख रूप से जो उद्योग होते हैं, उद्योग विभिन्न उद्योगों तथा कच्चे पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो कच्चे पदार्थ में खनिजों का प्रमुख स्थान है। तो खनिजों पर आधारित जो भी उद्योग होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ खनिज कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, खनिजों का स्वरूप क्या है, मिट्टी तथा विभिन्न शैलों का भी अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। उसी प्रकार भूविज्ञान के अंतर्गत भी इनका अध्ययन होता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल तथा भूविज्ञान में आपस में घनिष्ठ पारस्परिक संबंध पाया जाता है। पॉइंट फोर्थ जो है आर्थिक भूगोल तथा राजनीति विज्ञान। आर्थिक भूगोल जो है यानी किसी भी क्षेत्र पर यानी पृथ्वी के धरातल पर ही संपादित होती सामान्यतः। तो ये जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक राजनीतिक इकाई, क्योंकि वहाँ पर लोग होंगे तो वहाँ पर राजनीतिक यानी वहाँ पे सरकार प्रशासन वगैरह होगा। तो प्रशासन होगा तो वो क्या है, राजनीतिक क्षेत्र यानी राजनीतिक विज्ञान का भी वो क्षेत्र यानी वो अध्ययन क्षेत्र होता है। इस प्रकार से आर्थिक भूगोल तथा राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। यानी देखते हैं अपन तो राजनीति विज्ञान का मूल उद्देश्य होता है विभिन्न राज्यों की प्रकृति, राज्यों की राजनीति व्यवस्था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति तथा उनके आपसी घनिष्ठ संबंधों पर भौगोलिक अवस्था के प्रभावों की खोज करता है। विश्व की आधुनिक अर्थव्यवस्था विभिन्न देशों के प्रमुख शासकों पर निर्भर है। तो अर्थव्यवस्था का आधार मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं और इनका ज्ञान आर्थिक भूगोल देता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक भूगोल और पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान जो है यानी प्रकृति का प्रमुख रूप से अध्ययन करता है। यानी वो प्राकृतिक जो पर्यावरण जो होता है वो मानव पर किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ता है या प्रभाव डालता है। तो आर्थिक भूगोल जो है आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव का अध्ययन करता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं वो बिना प्राकृतिक पर्यावरण के संपादित होना असंभव सा है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल और पर्यावरण विज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी
पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन आर्थिक क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण के अवनयन से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आर्थिक लाभ के लिए संसाधनों का मानव अविवेकपूर्ण दोहन करता है। अपशिष्टों के निस्तारण के अनुचित ढंग मानव के उपभोक्तावादी संस्कृति या दृष्टिकोण के कारण और महत्व बढ़ जाता है, जिसका दुष्परिणाम मानव सहित अन्य जीवों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार इनका अध्ययन आर्थिक भूगोल व पर्यावरण विज्ञान दोनों का अध्ययन क्षेत्र है और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा अवनयन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। यानी आर्थिक भूगोल के कारण पर्यावरण में बहुत सारा हानि या नुकसान हो रहा है। उस नुकसान के बारे में आर्थिक भूगोल ही नहीं, अन्य विषयों में भी अध्ययन हो रहा है, साइंस में भी हो रहा है, तो पर्यावरण विज्ञान यानी इसके अंतर्गत भी हो रहा है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल और पर्यावरण विज्ञान आपस में एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं, यानी उसका अध्ययन इसके अंदर भी किया जाता है पर्यावरण विज्ञान में, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी इसका अध्ययन होता है। आर्थिक भूगोल तथा समाजशास्त्र। आर्थिक भूगोल व समाजशास्त्र में गहरा संबंध है, क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप मानव द्वारा किए जाते हैं। तो मानव का क्या है, कोई न कोई समाज, यानी वो अपने परिवार समाज के साथ रहता है। तो समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है। तो समाज क्या है, मनुष्य से बनता है और मनुष्य द्वारा ही आर्थिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप यानी सांस्कृतिक घटनाएं या सांस्कृतिक कल्चरल से संबंधित जो जुड़ी हुई जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उस सब का अध्ययन करता है। इस प्रकार से आर्थिक भूगोल व समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी आर्थिक भूगोल व समाजशास्त्र में गहरा संबंध है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था और अर्थतंत्र में अंतर संबंध होता है। समाजशास्त्र में मानव की सामाजिक क्रियाओं तथा उस पर मानव के विभिन्न आर्थिक कार्यों की पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जबकि आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं तथा उस पर सामाजिक क्रियाओं के पड़ने वाले प्रभावों का प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। अतः आर्थिक भूगोल व समाजशास्त्र एक दूसरे से निकट संबंधित हैं। अगला पॉइंट है अपना आर्थिक भूगोल तथा प्राणीशास्त्र। आर्थिक भूगोल जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, विभिन्न प्राणी यानी मानव जो है क्या है, वो भी एक प्राणी है या जीव है। तो इस जीव का अध्ययन प्राणीशास्त्र में भी किया जाता है, अर्थात मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन अर्थशास्त्र भी करता है, तो आर्थिक भूगोल भी करता है। इस प्रकार से प्राणीशास्त्र मानव, जीव जंतु, पक्षी, पशु आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। इस प्रकार इन प्राणियों की बनावट, स्वरूप आदि तत्वों के ज्ञान से इनके द्वारा होने वाले आर्थिक लाभों में सहायता मिलती है। इस प्रकार एक निश्चित सीमा तक आर्थिक भूगोल प्राणियों के प्राणीशास्त्र पर निर्भर है। अतः आर्थिक भूगोल व प्राणीशास्त्र एक दूसरे से अंतर संबंधित या संबंधित हैं। अगला पॉइंट है अपना आर्थिक भूगोल तथा वनस्पति शास्त्र। आर्थिक भूगोल व वनस्पति शास्त्र भी एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार की मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति, कहाँ पर वो धरातल पर जो मिलती हैं उन सब का अध्ययन करता है। वो कैसे उनका विकास हो रहा है, कौन कौन से श्वसन क्रियाओं में यानी इसका अध्ययन होता है, कौन कौन से खनिज तत्वों की इनको आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन प्राकृतिक वनस्पतियों के विकास, विनाश, किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है, उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। कौन कौन से खनिज तत्व या उनकी आवश्यकता होती है।
तो इस प्रकार वनस्पति शास्त्र के अध्ययन में विभिन्न प्रकार की मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति और उनके विभिन्न अंगों, जिसमें प्रमुख रूप से पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ, समुद्री पौधे और काई का अध्ययन किया जाता है। जबकि आर्थिक भूगोल में इस वनस्पति तथा उसके अंगों से होने वाले आर्थिक उत्पादन एवं उनके प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इससे दोनों ही परस्पर अंतर संबंधित, इसको अपन देखते हैं तो ये अपने को स्पष्ट दिखाई देता है कि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आपको ये वीडियो अच्छे से सुनना है, देखना है और इनको नोट्स भी बनाना है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको अच्छे से देखना है। धन्यवाद।